नमस्कार दोस्तों। अभी ओबीसी जो आरक्षण से संबंधित जो मामला चल रहा था, विसंगति चल रही थी, उस पर चर्चाएं चल रही है। बाड़मेर के अंदर एक बड़ा आंदोलन भी हुआ। इस विषय को पॉलिटिकल का टीचर बड़े अच्छे से बता पाता है। तो हमारे साथ गुरुजी है, काजला जी सर, जो पॉलिटिकल के हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं। इस पूरे मामले को वो आपको समझाएंगे कि किस प्रकार किस वर्ग को ज़्यादा नुकसान, अब जो ये आरक्षण पद्धति है, नुकसान इससे सबको होगा। अभी ओबीसी को ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि फौजी ज़्यादातर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ये मामला कोई ये नहीं है कि इसमें किसी फौजी का विरोध हो रहा है, नहीं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए जो 12.5 है। लेकिन उनको अब जो सरकार ने 18 के बाद दी, वो पद्धति गलत है जिससे नुकसान हो रहा है। बाकी तो उनको उस चीज़ का विरोध नहीं है। अब इससे जो ओबीसी नहीं, आने वाले समय में एससी एसटी सभी वर्गों को नुकसान होगा। अभी सिर्फ ओबीसी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपका गुस्सा हम पर जायज़ है। आपने कहा बहुत सारे बच्चों के मैसेज, आपका गुस्सा एकदम जायज़ है। लेकिन एक बात को आप नहीं समझ रहे, हमारी जो आवाज़ है वो सिर्फ स्टूडेंट तक पहुंचती है, सरकार तक नहीं पहुंचती। अगर हमने पोस्ट डाली बाड़मेर आंदोलन, उससे पहले भी आप देख लो, हमारे टेलीग्राम पे हमने डाली थी कि बाड़मेर की आंदोलन आप देख लो, उस पर 70,000 व्यू भी है। हमारी आवाज़ आप तक पहुंचेगी, सरकार तक। तो ये जो मामला, ये तो सरकार का है। आप हमें कहोगे हम पोस्ट डाल देंगे, आप कहोगे वीडियो बना देंगे, बनाए भी हैं, बना भी देंगे। लेकिन आप आज जो सरकार से जो आपके नेता है, एमएलए है, इसमें पार्टीबाजी न घुसाते हैं, भले ही वो कांग्रेस का हो, भले ही वो बीजेपी का हो। आप उनको टैग करो, उनसे कहो, मीडिया को टैग करो, मीडिया पे प्रेशर डालो ताकि ये मामला उठे। जितना जल्दी सरकार के मामला, सरकार के व्यक्ति ध्यान देते हैं। हमारे मामले में सिर्फ हम पोस्ट कर सकते हैं। आप कहो कि ट्विटर पोस्ट को 1 नहीं 50 कर देंगे, लेकिन हमें आप हमें जानते हो, इसलिए सोचते हो कि गुरुजी की बात पहुंचती होगी। नहीं, आप हमें जानते हो, ये बात ठीक है। लेकिन भाई ये नेता हमारे वीडियो नहीं देखते, वो हमें नहीं जानते। हम भले कितना ही टैग कर दो, लेकिन ये नेता जब इसमें प्रवेश करेंगे, नेता जब टैग करेंगे, वो उनसे पोस्ट डलवाओ, उन पे प्रेशर डालो, आप मीडिया पे प्रेशर डालो। आप हमें तो भेज दो, हम डाल देंगे, टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, कम्युनिटी में कर देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे। लेकिन हमारे से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना हम सिर्फ हमारे स्टूडेंटों को बता सकते हैं। हमारी आवाज़ सिर्फ स्टूडेंट तक पहुंच पाती है। तो गुरुजी इनको पूरी पद्धति से आप समझाइए, और किस तरीके से किस वर्ग को क्या नुकसान हो रहा है, इसको पूरी पॉलिटिकल के हिसाब से भी, कहाँ से ये शुरू हुआ और क्या है इसके अंदर। चलो ठीक है गुरुजी, बढ़िया प्यार से बताओ बच्चों। जी सर, थैंक यू बच्चों। देखें, वैसे तो आरक्षण पर बात करने का मतलब होता है तलवार की धार पे चलना, लेकिन हम तमाम पक्ष जो हैं, जो ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, उन तमाम पक्षों पर बारीकी से बात करेंगे। लेकिन अगर इस रिजर्वेशन पद्धति को, जो ओबीसी की रिजर्वेशन पद्धति है, अगर इसे अपन शुरू से समझें तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, और आपको वास्तविक समझ में भी आएगा कि ओबीसी आरक्षण क्या है। देखिएगा, ओबीसी आरक्षण की बात करें उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। आपको एक नाम याद होगा, मंडल आयोग। मंडल आयोग है, ये मंडल आयोग क्यों बना था और मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग का गठन है, ये 1979 में किया गया था। 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? गठन का उद्देश्य था कि पिछड़े वर्गों की पहचान करना। उद्देश्य क्या था? जो पिछड़े वर्ग हैं, इन पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए ये मंडल आयोग बना था। अब मंडल आयोग ने 11 सूत्री एक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कारकों का प्रारूप तैयार कर दिया। कितने? 11 सूत्री एक प्रारूप तैयार कर दिया, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कारक थे, और इनके आधार पर इन्होंने पिछड़ी जो वर्ग थे उनकी पहचान का दायरा तय कर दिया। वीपी सिंह जी की सरकार ने 1989 में बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर, किसकी? बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर क्या किया? बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को केंद्र में 27% आरक्षण दे दिया। ओबीसी को केंद्र में कितने प्रतिशत? केंद्र में 27% रिजर्वेशन दे दिया। जैसे ही केंद्र में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया।
सुप्रीम कोर्ट में एक 9 जजों की बेंच बैठी। सुप्रीम कोर्ट में मामला बना इंदिरा साहनी, जिसे आप मंडलवाद के नाम से जानते हैं। 9 जजेस की बेंच, उस 9 जजों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण को सही करार दिया और ओबीसी आरक्षण को एक प्रकार से संवैधानिक दायरे में माना। क्यों माना? क्योंकि यहां पर जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, ये ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे। किस आधार पे? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे रिजर्वेशन दिया गया था। और संविधान के आर्टिकल 60 के सब क्लोज 4 में अपन देखें, 16(4) में देखें तो कहा गया है कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन की बात होती है। ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन मंडलवाद में एक बात कही कि किसी भी स्थिति में 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होगा। वो 50% से ज्यादा नहीं होगा, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो केंद्र में जैसे ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो स्थिति क्या बन गई? केंद्र में देखें और राज्य में देखें तो रिजर्वेशन का प्रतिशत अलग अलग है। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की अपन बात करें तो केंद्र में अनुसूचित जाति को 15% रिजर्वेशन है, जनजाति को 7.5% रिजर्वेशन है और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है। इस प्रकार 49.5% रिजर्वेशन है। किस आधार पे? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर यह रिजर्वेशन है, जो कि संविधान के आर्टिकल 16(4) के तहत है। राज्य की बात करें तो राज्य में क्या है? राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो रिजर्वेशन का प्रतिशत है वो अलग अलग है। राज्य में अनुसूचित जाति को 16% रिजर्वेशन है, जनजाति को 12% रिजर्वेशन है और अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% रिजर्वेशन है। यानी टोटल कितना है? 49% रिजर्वेशन है। वो आप फिर एमबीएस की बात करें, एसबीसी की बात करेंगे, वो सारा एक अलग विषय है, उसे कभी फिर अलग क्लास में समझेंगे। यहां पर देखिएगा होता क्या है, ये रिजर्वेशन का प्रतिशत है। अब रिजर्वेशन में एक नई पद्धति चलती है। एक तो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है कि जन्मजात, कि जिस कैटेगरी में आपका जन्म हुआ है आप उस कैटेगरी का रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। जिस कैटेगरी में आपका जन्म हुआ है आप उस कैटेगरी के रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आरक्षण में आरक्षण। किसमें? आरक्षण में आरक्षण। अब सारा मामला इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर के होता है। ये आरक्षण में आरक्षण क्या था, यहां से आप स्टेप बाय स्टेप से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए सटीक तथ्यों के साथ चलना होगा। सबसे पहले देखिएगा हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है इसके संदर्भ में बात करें तो अपने को किस संदर्भ में बात करनी है? जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इन भूतपूर्व सैनिक के रिजर्वेशन के संदर्भ में बात करनी है। भूतपूर्व सैनिकों को 1988 के परिपत्र में या 1988 में इनको रिजर्वेशन दिया गया। कब? 1988 से भूतपूर्व सैनिकों का जो आरक्षण है इस आरक्षण की शुरुआत होती है। किसकी? भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्वेशन की शुरुआत 1988 से होती है। यहां पर राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को अलग अलग श्रेणी में रिजर्वेशन दे रखा है। जैसे कि राज्य सेवा की बात करें तो राज्य सेवा में 5% रिजर्वेशन है। 5% कहां पर है? राज्य सेवा में 5% रिजर्वेशन है। इसके अलावा 12.5% है ये अधीनस्थ सेवा में है। राज्य की जो अधीनस्थ सेवा है इस अधीनस्थ सेवा में कितना है? 12.5% है। अधीनस्थ सेवा जो राज्य की अधीनस्थ सेवा है इसमें 12.5% है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो अन्य चतुर्थ श्रेणी है इसमें 15% रिजर्वेशन है। चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं इनमें 15% है।
तो रिजर्वेशन का प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग है। अब होता क्या है, सारा मामला कैसे चलता है, और यह मामला 2022 में ही क्यों फैला, इससे पहले क्यों नहीं फैला, पहले पूरे मुद्दे को समझिएगा। यहां पर बात होगी अधीनस्थ सेवा में राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 12.5% रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में। होता क्या है कि 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया, और उस परिपत्र की लैंग्वेज सुनिएगा ताकि आप ठीक से समझ पाए। परिपत्र में कहा गया कि भूतपूर्व सैनिकों की, किसकी, भूतपूर्व सैनिकों की पदों की जो तय सीमा थी वो तय सीमा खत्म कर दी गई, यानी ओरिजेंटल रिजर्वेशन में तय पदों की जो निश्चित संख्या थी वो क्या कर दी, खत्म कर दी। जैसे मान लीजिएगा 200 सीटें हैं, तो इनमें कहा गया कि चलो जी आपको 30% रिजर्वेशन देंगे, मान लीजिएगा ऐसा कह दिया गया। तो इस 200 का 30% या 15% की बात हो गई, तो 15% में कहा गया कि साहब आपकी 30 सीटें फिक्स होंगी। ये था पहले वाला। लेकिन जैसे ही ये परिपत्र जारी किया गया कार्मिक विभाग के द्वारा, जो कि एक प्रशासनिक निर्णय है, उस कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र में यह संख्या है, तय पदों की संख्या कम कर दी। ओरिजेंटल रिजर्वेशन में भूतपूर्व सैनिक आते हैं, विकलांग दिव्यांग जो भी हैं वो सारे किस में आते हैं, ओरिजेंटल रिजर्वेशन में आते हैं। अब मुद्दा यहां पर यह बनता है कि यहां ओबीसी वर्ग में ही आक्रोश क्यों आया, तो इसके पहले तथ्यात्मक जानकारी सुनिएगा कि वर्तमान राजस्थान में देखें तो भारतीय सेना में जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये भूतपूर्व सैनिक 90% से अधिक है। मैं थल सेना, जल सेना और वायुसेना की बात कर रहा हूं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात नहीं कर रहा। भूतपूर्व सैनिक 90% हैं, ये ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। कौन सी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और पहले पदों की संख्या फिक्स थी, जैसे ही उसको खत्म किया तो ये अपने ही वर्ग में रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो इनके वर्ग को राज्य में कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, 21% रिजर्वेशन है। अब 21% रिजर्वेशन है, पहले फिक्स था कि आपको कितना 12.5% दिया जाएगा, पदों की संख्या फिक्स होती थी कि इतने पद आपके होंगे। लेकिन अब पदों की संख्या को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अधिकांश जो 90% से अधिक सीटें हैं, ये भूतपूर्व सैनिकों ने कब्जा कर ली। हालांकि उनका हक भी जायज है, क्योंकि आपको जो सामाजिक शैक्षणिक जो रिजर्वेशन दिया गया है आधार पर, वह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार एकदम सही है, वो गलत नहीं है। वो आपका संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है ये आपको। तो ऐसी स्थिति में अब इस संदर्भ में पहला सवाल ये उठता है कि ओबीसी के पुरुषों में ये आक्रोश क्यों आया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजर्वेशन प्रणाली का लाभ लिया, ये सारा सैनिक ओबीसी से 90% से अधिक। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन पर कब्जा कर लिया। महिलाएं इसलिए नहीं आई आगे, या महिला इस आंदोलन में इसलिए मौन है कि कहीं ना कहीं महिला सैनिकों की संख्या नगण्य है, और अगर है तो अभी वो सेवानिवृत्ति वाले दौर में नहीं गुजरे हैं। दूसरा, ये 2018 के बाद ये मामला ज्यादा क्यों फैला, तो ये परिपत्र इसके लिए उत्तरदायी है। तीसरी बात ये आती है कि यहां पर जो संख्या है, ये संख्या ओबीसी से, और मैं आपको बता दूं 2015 के बाद अपने राजस्थान में जो सैनिक हैं वो सबसे ज्यादा रिटायर हुए हैं। तो यहां आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की उन्होंने तैयारी की है। अब राज्य सरकार क्या इस परिपत्र को वापस ले सकती है। देखो, ये कार्मिक विभाग का आदेश है। जब एक विधानमंडल के द्वारा बनाए हुए कानून को वापस लिया जा सकता है, तो कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस परिपत्र को भी वापस लिया जा सकता है। राज्य सरकार इस संदर्भ में क्या कर सकती है, राज्य सरकार के पास सीधा सा तरीका यह है
कि वह तमाम जो ओबीसी के वर्ग के कैंडिडेट्स को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के संदर्भ में उस राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरा, भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन उनका हक है, सैनिकों का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि राजस्थान की तो वो धरती है जहां कवि किपलिंग कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा कोई रहा नहीं जहां वीरों का खून नहीं बहा हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को यह परिपत्र वापस लेना चाहिए। अलग से जो सैनिक हैं, इनके पदों का रिजर्वेशन है, ये अलग से तय किया जाना चाहिए। ठीक है, और यहां पर मूल कारण यही था कि सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। और मैं आपको बता दूं, 2000 से लेकर के 2005 तक देश में सैनिकों की जबरदस्त भर्ती हुई थी। 2018 के बाद ये भर्ती देखने लगे। 2018 के बाद मामला इसलिए आ गया कि 2018 में शुरू में आया, लोगों ने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ ने कहा तो लोगों ने इस ओर विश्वास भी नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कोविड के कारण एग्जाम नहीं हुई। 2021 में जब एग्जाम होने लगी तो उसके बाद उनके जब परिणाम जारी होने लगे, उस समय लोगों में इस बात की वास्तविकता समझ में आई कि वाकई ये ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन में तय पदों की संख्या खत्म की गई, सीमा खत्म की गई, ये कहीं ना कहीं अपनी ही कैटेगरी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये था आपका जो ओबीसी आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अब सरकार, शिक्षक सरकार तक बात नहीं पहुंचा पाता, वो विद्यार्थी तक बात पहुंचा पाता है। सरकार तक बात जनप्रतिनिधि पहुंचाते हैं, और जनप्रतिनिधि हमारे वीडियो नहीं देखते हैं, विद्यार्थी देखते हैं, जैसा अभी सर ने बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।